Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखा होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत बेंगलोर, एक बेहद मशहूर शहर। तमाम लोग नौकरी के लिए, रोजगार की तलाश के लिए, खासकर आईटी सेक्टर में जो लोग होते हैं, शॉपिंग मॉल वाले सेक्टर में जो होते हैं, लग्जरियस चीजें, इन तमाम चीजों के लिए बेंगलोर एक बड़ा ही मशहूर शहर है। लोग जाते हैं काम करने के लिए। कहानी इसी बेंगलोर की है। दरअसल इसी बेंगलोर में एक शख्स रहा करता है जिसका नाम है जयराम। जयराम ठीक ठाक उनकी मकान थी जो किराए पे, रेंट पे वो देते थे मजदूरों को या वहां रहने वाले लोगों को, और लोगों को किराए पर वो कमरे उमरे दिया करते थे। कई मंजिला उसके पास एक इमारत थी। 42 कावल इलाके में वहीं से किराए पर वो दिया करते थे, लोग आकर रहते थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग बमुश्किल 1-2 दिन पहले की बात है। हो सकता है कि अगर वीडियो आप तक लेट पहुंचे तो आप संडे के दिन से आप जोड़ लीजिएगा। सैटरडे की बात है। सैटरडे को उनके पास अलग अलग किराएदार थे, तमाम लोग घर पे भी थे। इसी दौरान एक पड़ोसी आता है, सुशीला नाम की। हालांकि यह नाम काल्पनिक नहीं है, बदला गया नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। सुशीला आती है और आने के बाद कहती है कि जयराम, आपके बिल्डिंग में थोड़ी सी बदबू आ रही है। हमें नहीं लगता, जब जयराम यह बात सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हाँ, महिला तो बात ठीक कह रही है। अचानक से 2-4 और पड़ोसी आ गए। उन्होंने भी कहा कि आपकी बिल्डिंग से बदबू आ रही है। खासकर जो ऊपर वाले फ्लोर हैं उनमें बहुत तेजी के साथ कुछ सड़ने की दुर्गंध आ रही है। अब यह जब बात जयराम सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है। शुरू में उन्हें लग रहा था कि उन्हें भी लग रहा था इस तरह की बात है, लेकिन उन्होंने इग्नोर, ये सोचकर कि किराएदार हैं ऊपर, उनसे क्या बोलने जाए, हो सकता है किराएदार बुरा मान जाए। लेकिन इधर जब पड़ोसियों की कंप्लेंट हुई, शिकायत हुई और तमाम लोग आकर के जब खड़े हुए तो जो औरत आदमी फिर ये सब उन्होंने उनके पास आकर के जब कंप्लेंट की, तो इसके बाद जयराम और बाकी के जो लोग थे वो ऊपर जाते हैं देखने के लिए। जाने के बाद देखते हैं कि एक बिल्डिंग के कायदे से बिल्डिंग नहीं थी, एक कमरा था, उस कमरे में ताला बंद है। अब ताला बंद, फिर मन में डाउट हुआ, क्योंकि ऐसी चीजें बार बार खबरों के माध्यम से हर एक के कानों तक पहुंच रही है। उसके बाद किसी भी तरह का जो मन में डाउट था, जो कि हर चीज ये बार बार हो रही है, हिम्मत करके ताले को तोड़ा गया, दरवाजा खोला गया। जब दरवाजा खोला तो दरवाजे के अंदर ये लोग दाखिल हुए। इतनी भयानक बदबू कि शायद जो कुछ लोग थे वो वहीं से लौट गए, दूर खड़े हो गए। जैसे तैसे करके उनमें से कुछ लोगों ने उनके ऊपर हिम्मत करी और मुंह को किसी गमछे से, किसी दुपट्टे से या किसी साड़ी से, किसी शर्ट से कवर करके, रुमाल वगैरह से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं चेक करने के लिए कि आखिरकार ये बदबू आ कहां से रही है। तमाम घर छान मारा लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। इसी दौरान ये लोग देखते हैं कि जो फ्रिज है, उस फ्रिज के आसपास कीड़े नजर आ रहे हैं। उन्हें लगा कि यार कीड़े, इसका मतलब फ्रिज में ऐसी कोई चीज उन्होंने छोड़ दी और वो चीज सड़ रही है, इसी वजह से बदबू है। बहुत कांपते हाथों से उस फ्रिज को खोला गया। जैसे ही फ्रिज खोला गया, अंदर जो कुछ था उसे देखने के बाद तमाम लोगों की रूह कांप गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ लोग चक्कर खा गए, कुछ लोग को मानो तो काटो तो खून नहीं, अंदर एक कटा हुआ सर बाहर से दिख रहा था, झांक रहा था। उस सर से, नाक वाक से कीड़े निकल रहे थे और ध्यान से देखा तो शरीर के अलग अलग टुकड़े, कहीं हाथ पड़ा था तो कहीं पैर पड़ा था, और यह अंग सारे के सारे सड़ रहे थे। उसी अंग से कीड़े पड़े और वही अंग में जो कीड़े लगे थे, कीड़े बाद में उस रबर ट्यूब को काटा जो एक सील पैक करने के लिए सेफ्टी पाइप का काम करता है फ्रिज को। सेफ्टी किट को जब काटा तो फिर बदबू बाहर आई। अब ये चीज तमाम ही जब लोग देखते हैं, बदहवास पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस सुनती है, उसको भी मानो तो काटो तो खून नहीं। 30-32 टुकड़ों में एक लाश कटी मिली। पुलिस भी भागी आई। आने के बाद फॉरेंसिक टीम पहुंची। पहुंचने के बाद पूरे फ्रिज को अच्छे से साफ किया तो पता चला कि लगभग 30 या 32 टुकड़ों में कटी एक लाश है। छोटे छोटे टुकड़ों में कटा गया लाश एक महिला की है और काफी पुरानी लाश है, चूंकि कीड़े पड़ चुके थे। फिर बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार एक बिल्डिंग, नीचे किराएदार रह रहा है, मकान मालिक भी रह रहा है, उसी बिल्डिंग में लगभग कितनों दिन पुरानी लाश, वो भी किसी को भनक क्यों नहीं लगी? आखिर ये लाश किसकी है? यहीं से अलग अलग पहेलियां हैं। हर पहेली को आपको बताऊंगा और लाश किसकी थी पहले ये जान लेते हैं। लगभग 20 साल पहले की बात है। एक फैमिली नेपाल में रहा करती थी, नेपाली फैमिली थी। ज्यादातर लोग जानते हैं कि नेपाल के लोगों को रोजगार ज्यादातर हिंदुस्तान में ही मिलता है, तो फैमिली बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान आती है, बेंगलोर में भी जाकर रहने लगते हैं। उसी दौरान एक बेटी जिसका नाम था महालक्ष्मी दास, उस टाइम छोटी थी, 9 साल की थी,
लेकिन जब यहाँ आते हैं उनके अपने फैमिली के साथ लगभग 20 साल का वक्त गुजरता है, बिटियां बड़ी हो जाती है, शादी के लायक होती है, अब ठीक ठाक दिखने में खूबसूरत थी, आनन फानन में उसकी शादी तय कर दी जाती है और यहीं पर हेमंत दास के नाम से शख्स ने उसकी एक शादी करवा देते हैं जो नेल मांगला में रहता था। शादी हो गई, शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ रही, इसी दौरान बच्चे भी हुए, तमाम चीजें बिल्कुल जिंदगी में ठीक ठाक चल रही थी। इधर जो फैमिली थी उसका अपना एक अलग रोजगार था, जो हेमंत दास का उसका अपना एक अलग रोजगार था। इधर माँ लक्ष्मी ने सोचा कि परिवार की कुछ मदद करूं, अपने पति के काम में हाथ बटाऊं, मैं भी कहीं काम करती हूं, लिहाजा महालक्ष्मी दास चली जाती है काम करने एक शॉपिंग मॉल में, वहीं पर खड़ी रहती है दिन भर। सुबह 9 साढ़े 9 बजे से उनका जाना होता है और रात के 10 बजे तक तमाम चीजें बिल्कुल बढ़िया ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन इसी दौरान वो एक गलती होती है जो अक्सर आए दिन हो जाती है हर आदमी से, चाहे आदमी हो या वो औरत हो। वही मॉल में उसकी एक आदमी से मुलाकात हो जाती है, मुलाकात आगे बढ़ती है, धीरे धीरे दोस्ती हो गई, दोस्ती भी आगे बढ़ी, दोनों के बीच प्यार हो गया। अब घर में पहले ही पति बच्चे, इधर प्यार हो गया। अब जब प्यार हुआ तो फिर पति को भनक लगा, पति नाराज हुए। अब ऐसे मामले में गलती वही साबित करता है या फिर गलती वही साबित हो जाता है जो नाराज हो, डांटे, वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ाई करे। आमतौर पर वही गलत होता है, तो यहाँ भी वही हुआ। माँ लक्ष्मी को अपने पति के ऊपर डाउट होने लगा, वही उन्हें गलत लगने लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मायके आ जाती है और जब मायके आती है तो मायके वाले इसकी करतूत जब सुनते हैं तो वो भी नाराज होते हैं कि अच्छा खासा है कि तुमने ये गलत किया, अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ तुम अफेयर में हो। लिहाजा फिर पत्नी जो माँ लक्ष्मी थी, जब मायके वालों से कायदे की शरण नहीं दी तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ नहीं रहूंगी और किराए के मकान में रहूंगी। तो लगभग 5-6 महीने पहले की बात है, 5 महीने पहले की बात है। 2 गली छोड़ के उनका मकान था और 2 गली छोड़ के उन्होंने जयराम के घर में एक किराए पर कमरे के रेंट पे उठा लिया और वहीं पर रहने लगी। उसके बाद 5 महीने के बाद उसकी लाश मिलती है उसी कमरे के। 165 लीटर का एक सिंगल डोर फ्रिज थी, उसी के अंदर लगभग 32 टुकड़ों में कटी एक लाश। यहाँ पर कई तरह के सवाल हैं कि आखिरकार कत्ल किसने किया और आसपास के लोगों ने क्या देखा। एक लाश है और एक कत्ल हुआ है, तो आसपास के लोग बहुत कुछ देखते हैं। जो प्राइम सस्पेक्ट होता है वो लगभग आसपास के लोग ही देखते हैं। तो जब पड़ोसियों से पूछा गया तो पड़ोसियों ने एक थ्योरी बताई। पड़ोसियों ने कहा कि दरअसल एक आदमी था जो 9 साढ़े 9 बजे इसको लेने आता था, 10 साढ़े 10 बजे इसको छोड़ देता था। बाकी जो माँ लक्ष्मी थी वो 5 महीने पहले यहाँ पे सेटल हुई थी, तो ज्यादा किसी से दोस्ती या ज्यादा किसी से बातचीत नहीं थी, इसी वजह से ज्यादा हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, एक आदमी था जो बुलाने आता था और छोड़ने आता था। इतनी देर में पोस्टमार्टम भी हो चुका था, उसकी भी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आज ही आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 12 तारीख को कत्ल हुआ है, 12 और 13 के बीच में। तो कायदे से आज 22 और 23 है, यानी कि 9-10 दिन पहले यह घर में लाश सड़ी गली। कौन आया कौन नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। और फिर यहाँ पर अलग अलग थ्योरी कातिल को लेकर के। पहली थ्योरी तो यही है कि एक आदमी आता था, आने के बाद जाता था और डेली का उनका रूटीन था। कभी कभार फ्लैट में भी आता था। हो सकता है उसी ने कुछ किया हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो और उसी ने कत्ल कर दिया हो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है उसके कत्ल करने का। उसके साथ आखिरी मोमेंट पर वो रहती थी, उसी के साथ कहा सुनी हो गई हो और वो मार के चला गया हो। इस बात को लेकर के बड़ा सबूत यह है कि उस आदमी ने दोबारा आने की कोशिश नहीं की, दोबारा उससे कांटेक्ट नहीं की, ज्यादातर उसी से कांटेक्ट में था। तो ऐसे हाल में फिर ये हो सकता है कि वही आदमी हो। लेकिन अब दूसरी थ्योरी यहाँ पे ये आती है कि अगर उस आदमी ने कत्ल किया, उस आदमी ने मार दिया, तो जिसकी बिटिया थी, जिसके घर के लोग थे, उन्होंने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? 10-12 दिन से वो ऑफलाइन गई होगी, 10-12 दिन से उसने किसी से बातचीत नहीं की होगी। हालांकि नाराजगी थी वो ठीक है, लेकिन आमतौर पर घर वाले नंबर सेव रखते हैं, स्टेटस वगैरह देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, चीजें ऑनलाइन देखते हैं, कब आई कब गई, ये चीजें माँ बाप करते हैं। लेकिन 10-12 दिनों से ऑनलाइन नहीं आई थी, 10-12 दिनों से किसी से कांटेक्ट नहीं किया था, 10-12 दिनों से फोन स्विच ऑफ हो गया था। 1-2 दिन में एंड्रॉइड फोन भी लगभग स्विच ऑफ हो ही जाते हैं। तो ऐसे हाल में जब वो ऑनलाइन नहीं आई, ऑनलाइन नहीं आने के बाद उसका फोन नहीं ऑन हुआ, तो घर वालों ने कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि बहुत बड़ा चांसेस है कि किसी कॉमन फ्रेंड ने कांटेक्ट किया होगा और जब नहीं किया तो घर के लोगों को फोन किया होगा, उनके बारे में पूछताछ की होगी। घर वालों का इसमें कोई हाथ तो नहीं, क्योंकि यह भी एक हो सकता है। तीसरी थ्योरी और तीसरी पहली यह है कि हो सकता है कि घर वाले नाराज हो और इसी बीच में पति भी नाराज था, तो मौका देख के वो आया होगा और आने के बाद अपनी पत्नी को मार दिया और मारने के बाद वहां से चला गया। लेकिन अब उसमें भी एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो मार के चला गया तो जो एक छोड़ने वाला आता था, इसमें भी एक लॉजिक यह बनता है, जो छोड़ने वाला आता था वो भी आया हो, आने के बाद उसने देखा भी हो जाकर के, जो कि लाश फ्रिज में थी और वो चला गया।
फोन पर उन्होंने कॉल करने की कोशिश भी की होगी, फोन नहीं लगा होगा, बाहर उन्होंने देखा कमरे में ताला लगा हुआ, उसके आने के बाद वो ये सारी चीजें देख के चला गया होगा। अब वहां कुछ नहीं किया जा सकता, शक की सुई चारों तरफ घूम रही थी, हो सकता है आसपास का ही रहने वाला कोई कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम सर्कल एविडेंस जितने भी थे उसके हिसाब से तमाम तुक्के लगा रहे थे। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बातें चल रही थी। मर्डर करने के बाद 30-32 टुकड़ों में काट देना, काटने के बाद फ्रिज में भर देना, भरने के बाद फिर लगातार इधर उधर खुद गायब हो जाना, लाश के सड़ने का इंतजार करना, और हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आके लाशों को ठिकाना लगाना, या कहीं ना कहीं इस तरफ तो इशारा करता ही है कि जिसने भी मारा है तो पूरे प्लान के तहत मारा है, जिसने भी मारा है उसके पास कत्ल करने का और लाश को ठिकाने लगाने का पूरा मौका था। उसके बाद भी उन्होंने इस टुकड़े को इतने दिनों तक फ्रिज में क्यों छोड़ी? उसके बाद जो भी फॉरेंसिक टीम बता रही थी उसके हिसाब से मरने वाले ने ज्यादा संघर्ष नहीं किया, या भी धोखे से ही मारा गया, क्योंकि ऐसे संघर्ष के निशाने घर भर में पूरे घर में कहीं नहीं मिली। और एक थ्योरी आई कि किसी ने डकैती के नियत से न कर दिया हो, क्योंकि पुलिस ने भी दिमाग लगाया, उसका हर तरफ जा रहा था, तो डकैती करने के लिए कम से कम घर की चीजें गायब होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं थी। जो शक की सुई थी ज्यादातर उसी की तरफ घूम रही थी, आशिक की तरफ या फिर घर वालों की तरफ, या फिर वो जो छोड़ने और पहुंचाने वाला था। परिवार वालों पे और पति पर भी था, लेकिन सवाल यह था कि वो दुनिया से है, आखिर एक लड़की, एक महिला या फिर एक आदमी इतना हैवान कैसे हो सकता है कि इतने टुकड़े में किसी लाश को काट दे? जिसके साथ आप रहते हो, या आपकी पत्नी हो, या फिर आपकी प्रेमिका हो, या फिर कोई साधारण आपके परिवार का ही हो, आपकी नाराजगी भली जितनी मर्जी हो, 32-33 टुकड़ों में आप कैसे काट सकते हैं, ये सवाल है। अब 1-2 दिन के बाद सोशल मीडिया पर तमाम अलग अलग जगह पर यह चीज गूंजेगी, अलग अलग जगहों को लेकर के वीडियोज बनेंगे, आपको अलग अलग न्यूज चैनलों पर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पूरी थ्योरी, पूरी कहानी यही कहती है कि कत्ल हुआ है। जहां तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, प्यार में कत्ल हुआ है। अब जब ऐसे कत्ल होते हैं तो फिर प्यार के नाम से लोगों का अकीदा, लोगों का विश्वास उठ जाता है कि आखिरकार प्यार करने की इतनी भयानक सजा क्यों मिली है। मुझे लगा कि इस कहानी को आप लोगों तक सुना देनी चाहिए, ताकि आप जानते रहें कि कोई भी ऐसी चीज 1-2 दिन में आपको न्यूज चैनल के माध्यम से मिलेंगी। देखते हैं क्या होता है, कौन है कातिल, कौन पकड़ा जाता है। लेकिन एक अजीब घटना थी, जो फिलहाल पूरी कहानी यही थी। ये थी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर करने हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।